और उसका लॉन्च करने के बाद उसके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हमको मिले, ये प्रयास हम लोगों ने किया और मुकुल जी ने उसकी एक कैंपेन, जैसे अमूल की कैंपेन होती है वैसे एक कैंपेन डिजाइन की और वो उन लोगों को पसंद आई। और आज भी मुझे याद है कि टूटी फूटी गाड़ी पर हम सब लोग 2 गाड़ियां लेकर गए थे और 1 लीटर पेट्रोल भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए आधा ही लीटर भरा था। लेकिन वहां जाकर 2.5 लाख रुपए का चेक उस समय मिला था जब पेट्रोल के भाव 12 रुपए थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हमारे मित्र आशुतोष श्रीवास्तव जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने ये जो पौधा लगाया था वो पुनर्जीवित भी हुआ और उसके माध्यम से ये पुस्तिका यहां प्रकाशित हो रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। दूसरा, मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि मुकुल कानेटकर जी मेरे मित्र भी रहे, मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं। क्योंकि आजकल तो मैं भाषण करता हूं तो कई लोग बोलते हैं आप अच्छा भाषण करते हैं, लेकिन मैं जब नया नया कॉलेज में गया तो एक दिन मुकुल जी मेरे पास आए और कहने लगे कि आपने डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैंने मुकुल जी को कहा कि भाषण तो थोड़ा बहुत करता हूं पर इतनी मैंने कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करने का विचार तो नहीं किया है। तो कहा नहीं, बहुत अच्छी है, ब्रह्मपुरी में हम जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए। तो तैयारी उन्होंने कुछ की, कुछ मैंने की। पहला भाषण था तो पूरा रट लिया, 2 दिन बैठकर पूरा अच्छे से याद किया और मुकुल जी ने 1-2 उसमें डायलॉग भी डाल दिए तो वो भी अच्छे से रट लिए और चले गए ब्रह्मपुरी। हम 2 ही टीमें थी, एक हमारी टीम थी और एक शायद आनंदवन की बरोरा की टीम थी, 2 ही टीम थी, तीसरी टीम ही नहीं पहुंची थी। और हमने भाषण किया, पहला भाषण मेरा हुआ, पहले उस टीम का एक हुआ, फिर मेरा पहला भाषण हुआ। तो इन्होंने उसमें जो डायलॉग डाला था, जैसा मैंने डायलॉग बोला इतनी तालियां बजी तो मैं भी खुश हो गया और आगे का भूल गया और 1 मिनट तक कुछ याद ही नहीं आया। फिर मैंने कैसा भी करके तो मेरा भाषण जैसा तैसा पूरा किया। तो उसका परिणाम यह हुआ कि मुकुल जी को फर्स्ट प्राइज मिला लेकिन हमारी टीम को सेकंड प्राइज मिला। तो उसके बाद फिर एक बहुत अच्छा मंत्र मुझे मुकुल जी ने बताया जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस मंत्र को लेकर मैं यहां नहीं आया हूं। उन्होंने कहा कि देखो, तुम जब भाषण करने के लिए स्टेज पर जाते हो ना तो ऐसा समझ लेना कि सामने सारे मूर्ख बैठे हैं और तुम अकेले विद्वान हो। ये अगर दिमाग में लेकर जाओगे तो डरोगे नहीं और भाषण ठीक से कर पाओगे। तो उसकी अगली डिबेट में वही सीख कर मैं गया और उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। तो ये मेरे मार्गदर्शक मुकुल जी है। लेकिन उसके बाद मैंने कभी सामने बैठे वो लोगों को ऐसा नहीं समझा। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चाहे वो मुकुल हो चाहे आशुतोष हो, ये मेरे मित्र तो रहे, लेकिन ऐसे मित्र रहे जिनके साथ आप रहकर समृद्ध होते हो, जिनके पास विचार है, जिनके पास अपने तत्व है, अपने मूल्य है। आशुतोष श्रीवास्तव एक, मतलब ये शब्द ठीक नहीं है पर नागपुर की भाषा में बोले तो एक ऐसी खोपड़ी थी कि जिस खोपड़ी से क्या क्या चीजें निकल सकती है इसका कोई अंदाजा ही हम नहीं लगा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इन्हीं मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए कई चीजें मुझे सीखने को मिली और आज इस कार्यक्रम में आई व्यू वापिस मुझे एक प्रकार से यहां पर दिखाई पड़ी और मुकुल जी की किताब, ये दोनों चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तीसरी महत्व की बात यह है कि इस किताब का पहला संस्करण परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने प्रकाशित किया था और यह सौभाग्य है कि परम पूजनीय हमारे शंकराचार्य जी के साथ दूसरे संस्करण का प्रकाशन करने का अवसर मुझे मिला, इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं।
मुकुल जी ने बहुत संक्षिप्त शब्दों में प्राण विद्या के बारे में हमको बताया। वैसे तो होना यह चाहिए था कि आज बीज भाषण उनका होना चाहिए था, किंतु मेरे कार्यक्रम के कारण मैंने थोड़ी समय की सीमा उनको डाल दी थी, इसलिए उन्होंने शायद अपने भाषण को बहुत जल्दी विराम दिया। लेकिन कम शब्दों में उन्होंने प्राण विद्या के बारे में और उसको हम आचरण में भी कैसा ला सकते हैं इसके बारे में हमारे सामने सारी भूमिका रखी। और परम पूजनीय शंकराचार्य जी ने भी उसको आगे ले जाते हुए हमारा जो विचार है, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा सनातन विचार कैसा है, तो पुण्य पुरातन भी है और नित्य नूतन भी है। ये गंगा की उस धारा के जैसा है कि जो धारा ये करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन फिर भी जब हम गंगा की धारा में जाते हैं तो हमको ताजा लगती है। उसी प्रकार से हमारी संस्कृति है, उसी प्रकार से हमारे विचार है, हमारे तत्व है, हमारे मूल्य है, और उन्हीं तत्वों को, उन्हीं मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का एक कार्य जिस प्रकार से आज हमारे देश में चल रहा है, और उन कार्यों को एक प्रकार से लोगों के बीच फिर स्थापित करने का काम मुकुल जी जैसे लोग लगातार कई सालों से कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उसी परिपाटी में एक प्रयास ये पुस्तक भी है कि जो हमारी एक प्रकार की प्राचीन परंपरा जो है प्राण विद्या की, उसको फिर एक बार हमारे सामने लाने का प्रयास इसके माध्यम से कर रही है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं और हमारी चर्चा भी चल रही थी कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा और हमारे इतिहास को एक प्रकार से अंग्रेजों ने डिलीट किया है। एक बड़ा कालखंड हमारा डिलीट हुआ है और उस कालखंड को हमें वापस पाना होगा। हम जब समृद्ध भारत की बात करते हैं तो इस भारत पर इतने आक्रमण क्यों होते थे? क्योंकि ये भारत समृद्ध था। दुनिया के लुटेरों को लगता था कि हमें अगर धनवान होना है तो एक ही जगह भारत, जहां अगर हम चले गए तो वहां पर हम धन पा सकते हैं, इसलिए भारत आते थे। हमारे प्रशांत पोह जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से दुनिया के व्यापार में हमारी हिस्सेदारी ये 30% से ऊपर थी दुनिया के जीडीपी में, और ज्यादा पीछे नहीं। आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले दुनिया के व्यापार में, दुनिया की जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी 28-29% थी। और इसके सारे प्रमाण, इसके सारे साक्ष्य हमारे सामने आते हैं। तो एक बहुत समृद्ध परंपरा हमारी थी, इसीलिए इस प्रकार से सुजलाम सुफलाम भारत हम लोग तैयार कर पाए। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से उत्खनन हो रहा है, जिस प्रकार से संशोधन हो रहा है, दुनिया की जो पुरानी परंपराएं कही जाती है, इजिप्ट की, रोम की, बेबीलोनिया की, ये सारी सभ्यताएं कोई 2500 साल पुरानी है, कोई 3000 साल पुरानी है, कोई 4000 साल पुरानी है। लेकिन हमारे देश में जो हमारी सिंधु संस्कृति है, जो हमारी सरस्वती सभ्यता है, इन सभ्यताओं के जो अवशेष आज हम प्राप्त कर पा रहे हैं, राखी गढ़ी में, बिरान्ना में जो अवशेष हमको मिल रहे हैं, और जो अवशेष ये किसी स्टोन एज की सभ्यता के नहीं है, तो पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता के, जहां पर नगरों की रचना की गई है, स्थापत्य शास्त्र जहां पर दिखाई पड़ता है, जहां पर बहुमंजिल इमारतें दिखाई पड़ती है, जहां पर पूरी ड्रेनेज की सिस्टम दिखाई पड़ती है, जहां पर व्यापार के केंद्र दिखाई पड़ते हैं, इस प्रकार की रचना जो हम लोगों को दिखाई पड़ती है, उसका जब कार्बन डेटिंग होता है, या उसको जो हमारे उस शास्त्र को जानने वाले लोग उसकी आयु को डिफाइन करते हैं, तो ऐसा ध्यान में आता है कि कम से कम 9 से 10 हजार साल पुरानी है। इसका मतलब जो ये है कि समूचा यूरोप जिस समय
सभ्यता क्या है यह जानता नहीं था। ऐसे समय इस भारत में पूर्ण रूप से सभ्यता स्थापित हुई थी और भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसको हम कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन कह सकते हैं। बाकी सारे देशों की सिविलाइजेशंस के बारे में जो बताया जाता है वो खंडित हुई है। अभी वो सिविलाइजेशंस नहीं है, वो नहीं है, लेकिन भारत में एक ही ऐसा देश है कि जो जिसमें ये हमारी सभ्यता लगातार चलती आ रही। इसीलिए जो सनातन की बात हुई उसका अर्थ ही है, हम सनातन है इसका मतलब क्या है, हम समाप्त नहीं हुए हैं, हम समाप्त नहीं हो सकते, हम समाप्त नहीं होने वाले हैं। ये जो हमारे शाश्वत मूल्य है, जो हमारी शाश्वत संस्कृति है, इसको पुनर्स्थापित करना। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो हम इतने साल लगातार क्यों चलते आए। ये नहीं है कि हम हमेशा समृद्ध रहे, हम हमेशा पवित्र रहे, हम हमेशा ठीक रहे। हमें भी बीमारियां आई, हमें भी गलत चीजें आई, हमने भी गलत परंपराओं का निर्वाह किया, लेकिन उन गलत परंपराओं से बाहर निकालने का रास्ता भी हमने ही ढूंढा। उसको ढूंढने के लिए कोई बाहर से नहीं आया, हमने ही अपनी गलतियों को समझा, अपने मूल्यों को बदला, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति में उस प्रकार के परिवर्तन आए। इसीलिए जो हमारे शाश्वत मूल्य है, उन मूल्यों के अतिरिक्त जो मूल्य हमने समय समय पर उस काल में हमने जिन मूल्यों को अपने आप में ढाल दिया था, उन मूल्यों को बदलने का साहस भी हम लोगों ने किया। इसीलिए हमारी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा जाता है। और आज आवश्यकता यह है कि ये जो एक समृद्ध परंपरा है, जिस परंपरा ने विज्ञानवादी इस प्रकार का ही दृष्टिकोण हमेशा रखा है, जिसमें पग पग में विज्ञान है, ऐसी विज्ञान निष्ठता को फिर एक बार हम लोग हमारी नई पीढ़ी के सामने लाए। हमारी परंपराओं में जो विज्ञान है, हमारे संस्कृति में और हमारे संस्कारों में जो विज्ञान है, उसको एक प्रकार से हम रीडिफाइन करके आज अगर हमारी नई पीढ़ी के सामने लाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कालखंड को संघर्ष के कारण हमारा समाज जीवन है और हमारा राष्ट्र जीवन है, इसमें से डिलीट कर दिया था, उसमें फिर एक बार उसको हम स्थापित कर पाएंगे। और जो हमारा सपना है, हमारा सपना तो भारत को विश्वगुरु बनाने का है, दुनिया को जीतने का सपना ही नहीं है। हमने कभी यह सोचा ही नहीं है कि आप पूरे हमारे इतिहास को उठाकर देखें तो कहीं पर भी भारत ने यह नहीं सोचा कि दुनिया पर हमारा राज हो। भारत ने यह सोचा है कि दुनिया में हमारे विचारों का राज हो, हमारे मूल्यों का, हमारे संस्कारों का, हमारी संस्कृति का राज हो। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम विश्व के राजा बनना नहीं चाहते। और इसलिए ये जो एक बहुत बड़ी धरोहर हमारे पास है, इस धरोहर में उस धरोहर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग ये प्राण विद्या है। क्योंकि हम लोग अद्वैत की बात करते हैं और हम लोग ये मानते हैं कि जड़ हो चेतन हो सभी में ईश्वर है। ईश्वर है यानी क्या है, उसमें चेतना है। तो वो जो चेतना है, उस चेतना को जगाना और उस चेतना के साथ हमारा एक प्रकार से नाता जुड़े, इस दृष्टि से ये जो सारी हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का निर्वाह करने के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि मुकुल जी ने लिखी हुई ये पुस्तिका, और केवल पुस्तिका लिखना इतना उनका उद्देश्य नहीं है, तो इसको हम यथार्थ में कैसे लाए, अपने व्यवहार में कैसे लाए, इस दृष्टि से भी हम लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी खड़ा करने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का ये सारा विषय है। मैं मुकुल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रकार से बहुत ही क्लिष्ट इस विषय को बहुत ही सरलता के साथ हम सबसे जोड़ने का प्रयास किया है। और ऐसा कहते हैं कि विद्वान वो होता है जो, कई बार हम लोग उनको विद्वान समझते हैं जिनकी बातें सिर के ऊपर से चली जाती है, वो विद्वान नहीं होता। विद्वान वही होता है
जो हमारी भाषा में हमको समझाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस प्रकार की विद्वत्ता ये मुकुल जी में है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो विषय हमको क्लिष्ट लगता है वो आसान लगेगा और हम भी